तो देखो तुम्हारे सामने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, जैसे ये जितनी भी रिएक्शंस देख रहे हो, अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ, अमोनिया की क्लोरीन के साथ, अमोनिया की क्यूपरिक ऑक्साइड के साथ, अमोनिया की लेड सेकेंड ऑक्साइड के साथ, अमोनिया की क्यूपरिक हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ये सब अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मानी जाती हैं। अगर तुम वहां पे जितने भी बोर्ड के पेपर्स देख रहे हो तो उनमें ये रिएक्शंस दिखेंगी ही दिखेंगी। और क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ना हो, वैसे भी अमोनिया एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ही है। तुम्हें पता है अमोनिया की खासियत क्या होती है? अमोनिया जो होता है वो एक, अमोनिया की खासियत क्या है? अमोनिया एक बढ़िया सा बेस है, हालांकि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं कहेंगे, लेकिन अमोनिया एक बेस होता है। बेस याद करो, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में तुम्हें याद है कि बेसिस वो कंपाउंड्स होते थे जो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते थे। और बेस की एक और खासियत होती है, एक तो ये बेसिक है, बेसिक का मतलब अमोनिया गैस जो हम लोग बात करते हैं वो एक डिफरेंट लेवल पे बात करते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब अमोनिया गैस को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। अच्छा, अमोनिया की एक खासियत और है, अमोनिया एक बेस तो है ही है, लेकिन साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब रिड्यूसिंग एजेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है भाई। और ये जितनी रिएक्शंस तुम देख रहे हो यहाँ पे लिखी हुई, से अमोनिया की ये रिएक्शन देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इनमें से ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से मानी जाती हैं। ये इसका एनालिटिकल अप्रोच है। अमोनिया की यही खासियत है, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। से मान लो तुम्हारे पास अगर ये रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं। तो देखो, जैसे दो क्वेश्चंस तुम्हारे सामने लिखे हैं, पूछा जाता है व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। वैसे ही ये ऑक्सीजन एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अलग तरह से बिहेव करेगा, और विदाउट कैटलिस्ट ये अलग तरह से बिहेव करता है। ऑब्जर्वेशन जरूर पूछा जाता है। दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे ये रिएक्शन का यूज जो है हम फर्दर कहाँ कर लेते हैं? हेबर्स प्रोसेस में। अगर याद हो तो ये हेबर्स प्रोसेस में इसका यूज होता है। जैसे मान लो ये अमोनिया है, तो अमोनिया का यूज कर लिया जाता है अगर ऑक्सीजन, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 6H2O। लेकिन अब नाइट्रिक ऑक्साइड हमने जैसे बात करी, इससे पहले भी बहुत से जो वीडियोस बने उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड की बात हुई। नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस होता है, न्यूट्रल स्पीशी, और नाइट्रिक ऑक्साइड का एक जगह और प्रोडक्शन है, कहां पे? तुम्हारे पास ब्राउन रिंग टेस्ट में भी यूज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन मिलते ही ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। तो इसका ऑब्जर्वेशन, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स तुम्हें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें तो देखो सिंपल से, विदाउट, अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, जब हमारे पास कैटलिस्ट नहीं है, उस केस में अगर तुम बात करोगे तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बनाता है। एक तो नाइट्रोजन बन जाता है, और दूसरा तुम्हारे पास जो बनता है वो बनता है वाटर मॉलिक्यूल। और यहां पे एक चीज देखने वाली ये मिल जाएगी तुम्हें कि N2 जो है, अगर बर्न कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का जो कलर होता है ग्रीनिश येलो, येलोइश ग्रीन क्लोरीन का होता है, क्लोरीन गैस का, लेकिन ग्रीनिश येलो किस चीज का कलर होता है? वो होता है नाइट्रोजन गैस का। तो ये ऑब्जर्वेशन तुमसे पूछे जाते हैं, बताओ व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, या फिर विदाउट प्लैटिनम, विदाउट कैटलिस्ट। उस टाइम पे तुम्हारे पास ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक इसी तरह से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद लेड सेकेंड ऑक्साइड। अब लेड सेकेंड ऑक्साइड का और कोई मतलब नहीं है, लेड मोनो ऑक्साइड को ही हम कहते हैं लेड सेकेंड ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई जानते हो इसमें पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लेड ऑक्साइड का बफ कलर्ड होता है। बफ कलर्ड का मतलब अगर ना हो तो इंटरनेट पे देख लो बफ कलर्ड क्या होता है। और जैसे ही अमोनिया के साथ, अमोनिया के दोनों केसेस में, चाहे यहाँ हो, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ये लेड ऑक्साइड को कन्वर्ट करा देगा लेड में, और लेड का कलर जानते हो क्या होता है? ग्रे। जबकि लेड ऑक्साइड का कलर क्या था? बफ कलर्ड। तो अमोनिया क्या करेगा? इसे रिड्यूस कर रहा है और खुद फॉर्म में आ रहा है नाइट्रोजन के। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो तुम्हारे पास याद रखने वाली चीजें हैं। और साथ में तुम्हारे पास बन रहा है 3H2O। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? सेम यही रिएक्शन लेड ऑक्साइड की, क्योंकि लेड ऑक्साइड तो बफ कलर्ड है, ठीक, और ये लेड क्या है? ग्रे कलर। तो ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास एक ये हो गया। ठीक यही रिएक्शन तुम्हारे पास क्यूपरिक ऑक्साइड की भी प्रेजेंस में होती है।
अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर देखो तो तुमने देखा होगा, अगर लैब गए हो तो ब्लैक कलर का होता है। अगर तुमने अमोनिया के साथ ट्रीट किया है, और ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम के बेसिस पे भी ये क्वेश्चंस बोले जाते हैं, बड़ा इजी होता है पहचानना कि तुम्हारे सामने एक ट्यूब लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड रख देंगे, यहाँ से हम दोनों गैसेस को पास करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से अमोनिया गैस पास करी जाती है, अमोनिया गैस पास होके जैसे ही इसके ऊपर से आती है तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है वो नाइट्रोजन का हो जाता है, वेपर्स बनते हैं, और ये जो कलर है ये वो लेड कलर का ग्रे। अब इसी तरह से क्यूप्रिक ऑक्साइड क्योंकि ब्लैक कलर का था, और ये रिड्यूस, सेम यही रिएक्शन है जो रिड्यूस होके तुम्हारे पास कॉपर बना देती है, और कॉपर का कलर क्या होता है, पिंक कलर से लेके पिंकिश रेड भी लिख सकते हो, पिंक कलर। तो ये दोनों रिएक्शन किस चीज के बेस्ड पे हैं, ये वाली तो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, ये रिड्यूसिंग नेचर शो करता है, रिड्यूसिंग नेचर शो हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। और भी एक रिएक्शन होती है, अब देखो तुम्हारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन वाली रिएक्शन लिखी है कि अमोनिया अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होता है। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन के दो केसेस तुम्हारे सामने आते हैं, और दोनों ही केसेस खूब भर के तुम्हारे पास बोर्ड्स में पूछे गए, और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, तुम्हारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स में भी ये चीज पूछी गई। करना कुछ नहीं, अगर अमोनिया को एक्सेस में ले लिया है तो एक रिएक्शन बोली जाती है जहां पे ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग है, और अगर ये चीज तुम्हारे पास जब क्लोरीन एक्सेस में होती है, तो जैसे अगर अमोनिया एक्सेस में है, देखो अमोनिया एक्सेस कैसे पहचानोगे, 8 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के दिख रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के, कौन ज्यादा है, अमोनिया। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बनता है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स हो जाएंगे, ऑब्जर्वेशन डेंस व्हाइट फ्यूम्स, साथ में नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। ये एक तो पॉइंट ये हो गया कि डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड आ रहा है। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, येलो ऑयली लिक्विड, एक्सप्लोजिव येलो ऑयली लिक्विड, ये बनता है जब तुम्हारे पास अमोनिया ले लिया और साथ में तुमने क्या ले लिया, क्लोरीन। अब क्लोरीन के केस में देखो यहां पे कैसे पहचान रहे हो क्लोरीन कौन सा ज्यादा है, यहां पे 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का है, 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन के हैं, रिएक्शन जो बनना वो बनना है NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, येलो ऑयली एक्सप्लोजिव लिक्विड, यही ऑब्जर्वेशन होती है इसकी, और HCl बन जाएगा। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा नेचर जस्टिफाई हो रहा है, रिड्यूसिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 3-4 रिएक्शन कौन कौन सी, लेड ऑक्साइड की, लेड सेकेंड ऑक्साइड की, क्यूप्रिक सेकेंड ऑक्साइड की, क्लोरीन विद रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, एंड अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन विदाउट कैटलिस्ट। ये 4-5 रिएक्शंस तो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। जैसे येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो ऑयली एक्सप्लोजिव लिक्विड, एक्सप्लोजिव है, दग जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ये इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सबको जानते हो, डेंस व्हाइट फ्यूम्स, डेंस व्हाइट फ्यूम्स इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तुम्हारे सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, आयरन सेकेंड सल्फेट है, आयरन थर्ड क्लोराइड है, आयरन थर्ड का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे फेरस सल्फेट, फेरिक क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड का, सॉरी कॉपर सल्फेट, कॉपर सेकेंड सल्फेट का मतलब क्यूपरिक सल्फेट, क्यूपरिक याद करो, 9th वगैरह में तुम लोगों ने वेरिएबल वैलेंसीज पढ़ी थी, जिंक सल्फेट। अब ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ एनालिटिकल रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तुम डाल दोगे तो इसमें जो कंपाउंड मिल रहे हैं वो इनसोल्यूबल मिलते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुम इसको रिएक्ट करा दो, तो कलर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें पूछा थे कलर्स क्या होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन सेकेंड सल्फेट को अगर तुमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो ये बनता है फेरस हाइड्रोक्साइड, डर्टी ग्रीन कलर होता है। अगर नहीं देखा है तो लैब में जाओ और ये चीज टेस्ट करो, फेरस हाइड्रोक्साइड का डर्टी ग्रीन कलर है। आयरन थर्ड क्लोराइड को जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो, ये सब हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं, अगर ध्यान दो तो ये सब के सब जितने भी हैं कंपाउंड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन के साथ, यही तो फायदा है। वो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एल्कली। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे फेरिक क्लोराइड को जैसे FeCl3 ले लिया, अब इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुम ट्रीट कर रहे हो, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कंपाउंड बन रहा है, क्या बन रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक। और ये फेरिक की खासियत ये होती है रेडिश ब्राउन कलर का होगा।
जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो इन दोनों की पूछी जाती है। फेरिक हाइड्रोक्साइड रेडिश ब्राउन है, इसी तरह से लेड हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो चौकी कलर का होगा। और ये सारे प्रेसिपिटेट्स यहां से लेके लेड हाइड्रोक्साइड तक की ये सब क्या होते हैं, चौकी वाइट, चौक की तरह कलर होता है, चौकी वाइट कलर है। और ये सब इनसोल्यूबल है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वो कॉपर टेट्रामीन सल्फेट इंकी कलर होता है, इसका डीप ब्लू कलर। और कॉपर सल्फेट की ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो तुमसे पूछा गया सबसे पहली स्टेप तो कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं CuSO4 को अगर तुम ट्रीट कर रहे हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो पहला प्रोडक्ट जो तुम्हारे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन गया क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड। पेल ब्लू कलर होता है, मतलब डल टाइप का कलर होता है, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड साथ में अमोनियम सल्फेट। ठीक, अब जैसे ही तुम एक्सेस में यूज करते हो, क्योंकि ये चीज एक्सेस में होनी चाहिए, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है तो ये बात हो रही, अगर एक्सेस में है तो ये फर्दर रिएक्ट कर जाएगा दो मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये जो कंपाउंड बनाता है ये कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉपर टेट्राअमीन सल्फेट। रट डालो इस कंपाउंड को, इसका कलर पेल ब्लू है, पेल ब्लू इसका कलर है, और इसका कलर जो होता है वो होता है डीप ब्लू या इंकी ब्लू। ये दो अपने आप में बहुत ही, और ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर के साथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोल्यूबल होगा नहीं, वहां पेल ब्लू कलर रहेगा, लेकिन अमोनिया के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डीप ब्लू कलर आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी तरह से जिंक के साथ भी जिंक का टेट्राअमीन सल्फेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, दोनों ही क्या है, सोल्यूबल। तो ऊपर से तीन जो है वो इनसोल्यूबल हैं, लेकिन कॉपर के साथ और जिंक के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बहुत बेहतरीन रिएक्शन होती है। और ये तुम्हारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमको ये चीज नहीं पता होगी कि हेबर्स प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस जैसे हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, क्लास ए से पढ़ रहे हो। हेबर्स प्रोसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, देखो 1 वॉल्यूम इसका अगर 1 लीटर ले लो तो इसका 3 लीटर ले लो और 2 लीटर अमोनिया बन जाएगा, ये हेबर्स प्रोसेस कहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट जानते हो कितनी निकल रही, हीट इसमें लगभग 46.1 किलो जूल पर मोल ऑफ अमोनिया, पर मोल, एक मोल अमोनिया के लिए इतनी एनर्जी निकल रही। अब दूसरी चीज नोटिस करने वाली, अगर देखो तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे बुक्स में लिखा होता है 200 to 900 और 450 to 500 डिग्री। यार एक टेम्परेचर पे रिएक्शन सुनी होगी ना, या एक टेम्परेचर एक प्रेशर के आसपास होता है। इन टर्म्स को यूज करते हैं ऑप्टिमम के लिए, ऑप्टिमम। तो जो इंपॉर्टेंट चीज इसकी है वो ये है कि तुमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज किया है। ये जो नाइट्रोजन मिल रही वो कहां से आ रही, वो आ रही लिक्विड एयर को हमने डिस्टिल कर दिया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। ये हाइड्रोजन क्लास 9th में तुमने पढ़ा होगा, बॉश प्रोसेस से आती है, बहुत मजेदार प्रोसेस है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उससे होता है, बॉश प्रोसेस। और तुम्हारे पास अमोनिया बन रही है, यहां तक की बात ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर ऑप्टिमम क्यों रखा गया, सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पे एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग है। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से हो क्या रहा है, देखो यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है अमोनियम में। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है अगर प्रोडक्ट बनते वक्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर घटाने पे रिएक्शन और अमोनिया बनाएगा। थोड़ा सा नया सा किस्सा है लेकिन फिर भी है मजेदार चीज। पहली बार ली चैटलियर प्रिंसिपल का कंसेप्ट है, कहां लगता है, जहां रिवर्सिबल रिएक्शन हो, दोनों तरफ चल रही हो उस जगह पे लगता है। तो एक तरफ तो ये एक्सोथर्मिक, यानी कि प्रोडक्ट जब बन रहा है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसी सारी रिएक्शन जहां पे प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक हो, वहां पे अगर टेम्परेचर को हम डाउन कर देते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। लेकिन फिर भी यहाँ टेम्परेचर देखो 450 to 500, ये कौन सा टेम्परेचर है जो कम है, ये तो बहुत हाई है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ये बात सही है कि अगर हम टेम्परेचर इस रिएक्शन का डाउन कर दें तो अमोनिया ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन में हीट निकल रही। लेकिन टेम्परेचर डाउन करने से एक प्रॉब्लम ये आती, रिएक्शन स्लो हो जाता है। बनेगा अमोनिया ज्यादा लेकिन रिएक्शन स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो बेकार हो गया ना, इतने धीरे धीरे, मान लो 1 साल लग गया रिएक्शन होने में, जस्ट एन एग्जाम्पल।
ठीक उसी तरह से अब टेम्परेचर हम बिल्कुल डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डाउन करेंगे तो रिएक्शन स्लो कर जाएगा। तो इसलिए दूसरा तरीका ये, टेम्परेचर ऑप्टिमम रखो 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से प्रेशर का मामला आ रहा है। प्रेशर की प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई मान लो अगर यहाँ पे जब रिएक्शन में वॉल्यूम, जैसे इधर देख रहे हो एक वॉल्यूम ये 1, यानी कि टोटल मिला के 4 वॉल्यूम इधर की ओर है 4 लीटर और इधर की ओर 2 लीटर है। देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो 4 से 2, यानी कि जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हो जहां पे वॉल्यूम घट रहा हो, वॉल्यूम घट रहा हो, ऐसे केस में अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, ऐसे केस में अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि अमोनिया ज्यादा बनेगा। तो ऐसे क्योंकि यहां पे वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ाएं तो अमोनिया ज्यादा बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो हमने प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, ब्लास्ट हो जाएगा। एपरेटर इतना हायर प्रेशर पे अगर हम ले गए तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट होने के चांसेस हैं, ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रेशर को एक ऑप्टिमम 200 से लेके 900 के बीच में रखा जाता है। अलग अलग प्लांट्स जो अमोनिया के हैं बस प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वहां अलग अलग रखा जाता है। कभी प्रेशर 300, 400, 450 एक रेंज में रखा जाता है। लो नहीं कर सकते, बहुत हाई नहीं कर सकते, ऑप्टिमम। अब देखो जो अमोनिया बना, जो अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ, ऐसा तो है नहीं तुमने जितना नाइट्रोजन लिया होगा, हाइड्रोजन लिया होगा, वो पूरा पूरा अमोनिया में कन्वर्ट हो गया होगा। तो जो नहीं कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, वहां पे ये होगा कि कुछ तो अमोनिया बन गया, जो बच गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, उनको सेपरेट कैसे करें, ये भी तो बात होती है। तो क्योंकि ये इजिली लिक्विफाई होती है -33 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि ये लिक्विफाई होने के लिए बहुत नीचे टेम्परेचर चाहिए। दूसरी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि अमोनिया के हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, तो ये आसानी से सोल्यूबल हो जाएगा और ये दोनों इनसोल्यूबल, लगभग इनसोल्यूबल होते हैं इसी दो पैटर्न पे, यानी कि एक तो लिक्विफिकेशन और दूसरा डिस्टिलेशन के बेसिस पे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। कैटलिस्ट की तरह आयरन कैटलिस्ट है और मॉलिब्डेनम यहाँ पे एक प्रोमोटर की तरह यूज हो जाता है। तो ये हेबर्स प्रोसेस की छोटी सी कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हैं। अब जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारे पास तमाम तरह के अमोनियम के जितने कंपाउंड्स हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, एक इसमें कंपाउंड नहीं दिख रहा है, वो कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए नहीं यूज करते। वैसे जितने भी अमोनियम कंपाउंड्स हैं वो जैसे ही कोई एल्कली डालोगे तो तुम्हारे पास, जैसे मान लो ये केस एक सिंपल सा ये लेबोरेटरी मेथड है, तो इसमें क्या बनता है कि तुम्हारे पास NH4OH बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH बन गए और साथ में हमारे पास जो बन गया वो बन गया कैल्शियम क्लोराइड। तो 2 मॉलिक्यूल इसके ले लिए, कैल्शियम क्लोराइड ले लिया। अब ये पता होना चाहिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन कर जाता है अमोनिया और H2O में, इंपॉर्टेंट। इसलिए अमोनिया की ये गैस निकल रही वो तुम्हारे पास निकल जाती है। तो इसी तरह से ये सारी रिएक्शन, अमोनियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया साथ में यहां बन रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बन गया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन गया। ठीक इसी तरह से ये तुम्हारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो अमोनियम, ये तुम्हारे पास अमोनिया प्लस H2O प्लस साथ में प्लस क्या बना, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। अब सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट नहीं यूज हुआ है। क्यों नहीं यूज हुआ है? अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर यहाँ पे देखो पूछा जाता है कि हम अमोनियम क्लोराइड, तो वैसे भी जो हमारे पास कंपाउंड है ये सब्लिमेट कर जाता है, इसलिए ज्यादा अमाउंट लेकर चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चीप है, सस्ता है, इसलिए हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनमें से ये है कि क्यों हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। अब जो अमोनिया बनी वो अमोनिया को ड्राई करना है और ड्राइंग एजेंट का जरूरत पड़ती है। ड्राइंग एजेंट जहां जहां आएंगे वहां वहां एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अमोनिया बीइंग अ बेसिक मॉलिक्यूल, बेसिक होता है, मतलब अमोनिया जो है वो रिएक्ट कर जाता है। जैसे अमोनिया है तो वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, मान लो वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। तो तुम लोगों से क्लास 9th में पूछा गया होगा, तुम्हें याद होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर ब्रेक डाउन करा दो तो ये अमोनियम आयन प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक कर रहा है। तो ये बेसिक मॉलिक्यूल है। अब अमोनिया को अगर तुम ड्राई करना चाह रहे हो, क्योंकि गैस जब भी बनेगी तो उसमें तमाम तरह की इंप्योरिटीज होती है, खास करके मॉइस्चर को कैसे हटाओगे अमोनिया के? मॉइस्चर को हटाने के लिए तमाम ड्राइंग एजेंट्स हैं। जैसे तुम्हारे पास P2O5 है, ठीक है, तुम्हारे पास P2O5 है, तुम्हारे पास सेकेंड कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, कैल्शियम क्लोराइड है।
हम किस चीज़ का यूज़ करें, क्योंकि अमोनिया बेसिक है इसलिए हम जो यूज़ करेंगे वो कंपाउंड यूज़ करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। पूछा जाता है व्हाई डोंट वी यूज़ H2SO4। देखो अमोनिया क्या है, एक बेस है, और H2SO4 क्या है भाई साहब, एक एसिड है। तो अमोनियम जो अमोनिया और ये बेस और एसिड बेस रिएक्शन हुआ जा रहा है और ये बनाई दे रहा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट बनाई दे रहा है। लेकिन फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ अगर मान लो हमने ये कैल्शियम क्लोराइड लिया तो अमोनिया एक अडक्ट बना देता है कैल्शियम क्लोराइड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के साथ एक अडक्ट बनता है। अडक्ट का मतलब होता है दोनों मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइंड फॉर्म में एक लाइट इनके बीच में अडक्ट बन रहा है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मान लो अगर P2O5 लेकर चले हो तो P2O5 के साथ एक और कहानी है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये एसिडिक होता है, ये भी एसिडिक होता है। और वाटर मॉलिक्यूल अगर तुम लेकर चलोगे 3H2O तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के केस में। और H3PO4 का केस जैसे ही आएगा वहां पे तुम अगर अमोनियम लेकर चलोगे, अमोनिया, तो अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट बन जाता है। तो देखो फॉस्फोरस का सिर्फ इतना सा कहना है, अमोनियम, सॉरी यहाँ पे दो होंगे, अमोनियम फॉस्फेट। कोई भी कंपाउंड जब तक कि वो, अगर अमोनिया बेसिक था इसलिए एसिड का यूज हो रहा है, एसिड का, अगर वो बेस ना होता, एसिड होता, तो हम कोई एसिडिक रिएजेंट यूज करते। हमें मॉइस्चर हटाना में रिएक्शन नहीं चाहिए, तो ड्राइंग एजेंट्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसको याद रखो।